गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जुड़िए आप लोग फटाफट से और लोगों को भी जुड़ने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और फिर हमने स्टार्ट करते हैं आज का आदिकाल। कल हमने रामचंद्र शुक्ल वाली जो आदिकाल के बारे में जो उनकी स्थापनाएं थी उसमें से कुछ चीजें पढ़ी, ठीक है। और आज हमने जो चीजें करनी है इसमें आदिकाल से संबंधित जो हमारा सामान्य विवेचन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मैंने लिखा हुआ है इसमें कि क्या क्या हमने आज के उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो यही सब कि आदिकाल की शुरुआत आप लोग जानते हैं क्योंकि ये हिंदी साहित्य का शुरुआत का काल है, शुरुआती समय है। तो हमको सबसे पहले तो यही समझना है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत दरअसल कहाँ से होती है और इसके बारे में जो डिबेट है वो डिबेट है क्या, ठीक है। इस डिबेट को समझे बिना आप समझ ही नहीं सकते कि आदिकाल दरअसल है क्या, या फिर हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है उसके बारे में क्या क्या चीजें चलती है, ठीक है। और ये वाला जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का आरंभ, ये वाला टॉपिक आपका भक्ति काल तक जाएगा, यहाँ तक कि संत कबीरदास तक ये परंपरा जाती है। तो कबीरदास तक को समझने के लिए आपको टॉपिक नंबर 1 समझना पड़ता है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, शुरू की जो है 2-3 लाइन्स में जो है ये काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने पढ़ना है प्रथम कवि कि पहला कवि कौन हुआ है, पहली रचना कौन सी है, ठीक है, और क्यों है ये भी हमको समझना है। ये तो एक-एक लाइन के तथ्य हो सकते हैं, एलटी इत्यादि में तो हम एक-एक लाइन में कर सकते हैं कि इन्होंने ये माना, इन्होंने ये माना, क्यों माना और किसका तर्क ज्यादा सही है और किसका तर्क गलत है, तो क्यों गलत है, वो कहाँ पे जो है उसका जो विवेचन है वो ज्यादा यानी कि दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, और किसका जो है सबसे सही और सटीक वो है, तो उसको हम जो है मानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अलग-अलग कवियों, अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग लोगों को हिंदी का पहला कवि माना, ठीक है। लेकिन माना किसको जाता है, दरअसल अगर आपसे सामान्यतः पूछा जाए बिना विद्वान का नाम लिए कि भाई हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, बस ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आप सरहपा का नाम लेंगे, ठीक है। और ये माना किसने है, राहुल सांकृत्यायन ने। इसका मतलब क्या है कि हिंदी की परंपरा ने या हिंदी के साहित्य में किसकी कथन को या किसकी स्थापना को सही माना गया, राहुल सांकृत्यायन के कथन को सही माना गया। तो क्यों माना गया वो हमको आज की क्लास में समझना है, तो हमने इस तरह से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा फिर पहली रचना, फिर आदिकाल की कुछ परिस्थितियों की बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझते हुए करेंगे। उसके बाद जो है आपका आदिकाल की आज की वाली क्लास ये कम से कम आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें बचेंगी, तो अभी हमारे पास क्योंकि लंबा समय है तो हम अच्छे से समझ करके अपनी क्लासेस को आगे चला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ठीक है, तो पहला जो आपका इसमें टॉपिक आता है हिंदी साहित्य का आरंभ। और हिंदी साहित्य का आरंभ वहीं से माना जाएगा जहां से हिंदी भाषा का आरंभ होगा। तो इसका मतलब हिंदी साहित्य का आरंभ हो या हिंदी भाषा का आरंभ हो, दोनों बात एक ही है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिबेट में न घुसते हुए केवल केवल कुछ चीजों के अंदर इस बात को कंप्लीट करेंगे कि ये दरअसल है क्या, ये वाला जो पूरा पॉइंट है। और आपने मेरे साथ नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। ये वाला जो है आप सीधा-सीधा बना सकते हैं और फिर इसका प्रिंट आउट भी आपको नोट्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही सारा प्रिंट आउट जो है आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपने डालनी है इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ, तो आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि कल की क्लास में हमने देखा था कि एक तरफ तो जो आपकी अपभ्रंश की परंपरा थी, एक तरफ क्या थी आपकी, जो अपभ्रंश की परंपरा थी। अपभ्रंश एक लोक प्रचलित भाषा के रूप में खत्म होने के बावजूद कि कोई भी आम आदमी अब अपभ्रंश नहीं बोल रहा है, इसके बावजूद जो आदिकालीन कवि थे, उनमें से कवियों की परंपरा एक ऐसी थी, कुछ कवि ऐसे थे जो तब भी क्या कर रहे थे, अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिख रहे थे, ठीक है। कल हमने ये समझा कि कवि क्या करते थे, अपने कुछ कवि ऐसे थे जो अपने से पुरानी भाषा को यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब हालांकि अपभ्रंश की जो कविता है, अपभ्रंश का जो साहित्य है,
वो आपको 14वीं 15वीं सदी तक लिखा जाता रहा, पता चलता है कि वो लिखा जा रहा है 14वीं 15वीं सदी तक अपभ्रंश की कविता लिखी जाती रही। लेकिन तब भी हिंदी साहित्य का आरंभ आप कब से मानते हैं? हिंदी साहित्य का आरंभ तब से माना जाता है जब अपभ्रंश लोक की भाषा नहीं रह गई थी, यानी कि आम जनता की भाषा के रूप में अपभ्रंश खत्म हो गई थी और उसकी जगह पर एक नई भाषा जन्म ले रही थी, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं आपका पुरानी हिंदी, ठीक है? और विद्यापति ने अपने उसमें लिखा है उसको अवहट्ट, ठीक है? और इसके अलावा जो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कहते हैं क्या? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, ठीक है? ये 3 शब्द जो है उन्होंने यूज़ किए, किस भाषा के लिए? जो अपभ्रंश के बाद पैदा हुई, यानी अपभ्रंश के खत्म होने के बाद, अपभ्रंश की लोक भाषा के रूप में खत्म होने के बाद जो बनी, उसको कहा जाता है। तो वहाँ से आप हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे इस तरह से कि यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में 15वीं सदी तक साहित्य की भाषा बनी रही, यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में 15वीं सदी तक साहित्य की भाषा बनी रही, लेकिन तब भी क्या है? साहित्य की भाषा बनी रही, बनी रही, लेकिन लेकिन 8वीं सदी में 8वीं सदी से ही बोलचाल की भाषा अपभ्रंश से पृथक हो चुकी थी। अपभ्रंश से पृथक हो चुकी थी, ठीक है ना? और इसका मतलब हम क्या कहते हैं, ठीक है? और हो चुकी थी, इसके स्थान पर कौन सी भाषा? इसके स्थान पर जो भाषा विकसित हुई उसे अवहट्ठ, अवहट्ठ किसने कहा है? विद्यापति ने कहा, तम तैसण जंपहु अवहट्ठा, उसे कहा गया। अवहट्ठ पुरानी हिंदी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश कहा जाता है, ठीक है? तो इसके स्थान पर जो भाषा विकसित हुई उसे क्या कहते हैं? अवहट्ठ कहते हैं, पुरानी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है? और यहीं से क्या कह सकते हैं? यहीं से यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। का आरंभ कहें या आविर्भाव माना जाता है, ठीक है ना? तो ये डिबेट आपके लिए हो जानी चाहिए सेटल, ठीक है? कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप कहेंगे कि जब अपभ्रंश भाषा लोक की भाषा नहीं रही, उसकी जगह पे एक नई भाषा डेवलप हुई, ठीक है? और कवियों ने क्या करना शुरू किया? हालांकि कुछ कवि अपभ्रंश वाली भाषा को ही यूज कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे कवि ऐसे थे जिन्होंने क्या करना शुरू किया, जो है पुरानी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश इस भाषा को यूज करना शुरू किया। और इनमें से हम समझेंगे कि ये जो भाषा यूज करी थी, ये मूलतः किन किन लोगों ने यूज करी थी। तो इसमें से एक जो कवि आते हैं, हिंदी के पहले कवि सरैपा, ठीक है ना? हिंदी के पहले कवि सरैपा थे जिन्होंने जो है इस भाषा को यूज करना शुरू किया था। जब हम देखेंगे इसके आगे के डेवलपमेंट्स देखेंगे भाषा की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कि 3 प्रकार की काव्य परंपराएं इसमें विकसित होती हुई नजर आती हैं इस समय पे। क्योंकि कल हमने देखा कि
शुक्ल जी ने क्या लिखा है इसके बारे में, ये क्या है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, ठीक है। और द्विवेदी जी इस युग के बारे में कहते हैं, किसके बारे में, आदिकाल के बारे में कहते हैं कि ये क्या है, अत्यंत विरोधों और व्याघातों का युग है, यानी कि कोई भी चीज क्लियर नहीं है, ये कंफ्यूजन्स का दौर है। तो भाषा की दृष्टि से भी ये कंफ्यूजन्स का दौर है और साहित्य की दृष्टि से भी ये कंफ्यूजन्स का दौर है, क्योंकि इस समय, अभी हम समझेंगे इस पॉइंट को आगे जब आएगा साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर, तो संस्कृत वाले भी साहित्य लिख रहे हैं, एक तरफ अपभ्रंश का साहित्य लिखा जा रहा है और एक तरफ हिंदी का साहित्य लिखा जा रहा है, तो वो हम समझेंगे कौन कब कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये वाला पॉइंट आपके लिए तय हुआ कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाएगा, जब से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई तब से हिंदी साहित्य भी शुरू हुई, और हिंदी भाषा कौन सी मानी जाए, उत्तर अपभ्रंश, यानी कि जो अपभ्रंश के बाद शुरू हुई, जिसको अवहट्ट, पुरानी हिंदी इत्यादि कहा जाता है, उसे ही जो है आप हिंदी मान करके चलिए, और सारे विद्वानों ने लगभग यहीं से माना है, ठीक है। तो क्योंकि सारे ही विद्वान लगभग लगभग हिंदी की शुरुआत कहाँ से मानते हैं, सिद्धों के, जहां से आपकी सिद्धों का लेखन, आपको सिद्धों का साहित्य मिलता है, उन्होंने क्योंकि इस भाषा को यूज करना शुरू किया था, तो यहीं से जो है चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक आता है आपका इसमें, अगली डिबेट जो हमने पढ़नी थी वो है आपका प्रथम कवि, ठीक है। तो हिंदी का पहला कवि है कौन, तो हिंदी के प्रथम कवि के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल जानकारी है, मेरी कोशिश इसमें ये रहती है कि केवल फैक्चुअल चीजों से अर्थ ना हो, केवल फैक्चुअल चीजों से मतलब ना रहे आपका, आप क्या है कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझें। तो अगली हेडिंग जो आपकी होनी चाहिए वो है आपका हिंदी का पहला कवि, ठीक है, हिंदी का पहला कवि। तो ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये तो आप लोग कर ही लेंगे कि किसको किसने माना। जैसे अगर मैं एक तरफ बनाता हूँ विद्वान, कि किस विद्वान ने किसको माना और उनके मत के अनुसार जो है पहला कवि कौन हुआ, तो ये तो किया जा सकता है आराम से ही, कोई कठिन काम तो है नहीं। जैसे अगर आप कहें कि सबसे पहले पहले कवि वाले डिबेट में उतरे थे आपके शिव सिंह सरोज, लिखने वाले शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने किसको माना था, इन्होंने कहा कि एक पुष्य नाम का एक हुआ है कवि, या पुंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, गणपति चंद्रगुप्त की सबसे अलग राय है इसमें से, और हम समझेंगे कि ये राय गलत क्यों है, गणपति चंद्रगुप्त। और ये आप लोग जानते हैं शालिभद्र सूरी। मैं तेजी से लिखूंगा थोड़ा सा इसको, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज आपको आती ही होगी, ठीक है ना, फैक्चुअल। मैंने जितना समझा है एलटी के बैच के दौरान, कि फैक्ट जो है सभी को आता है, उसमें कोई समस्या होती ही नहीं, ठीक है। तो जो चीज काम की है, जो आपको समझनी है, उस पर हम ज्यादा समय लगाएंगे इसमें। राम कुमार वर्मा, इन्होंने माना है स्वयंभू को। इसके अलावा याद आपको करने हैं लेकिन, ठीक है ना, जो सर्वमान्य मत है वो राहुल जी का है, राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन आप लोग जानते हैं, सरायपा को मानते हैं। और इन सब में एक दो मत और देख लीजिए आप, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, उनका मत जाता है किसके पक्ष में, अब्दुल रहमान के पक्ष में। ऐसा भी मिल सकता है, कईयों ने इसमें संधि की हुई है, ठीक है ना, अब्दुल रहमान को अब्दुल रहमान भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल टेबल है, 4-5 लोगों ने किसने किसको माना, ठीक है। लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो ये है, किसी ने माना है तो क्यों माना है, ठीक है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों का जो है हम इसमें से जो मतों को खारिज करेंगे या स्थापित करेंगे, हर किसी का, ठीक है ना। तो पहले कवि के बारे में सबसे पहले तो जो शिव सिंह सेंगर साहब हैं, ठीक है ना, शिव सिंह सेंगर जी ने क्या किया कि पुष्य या पुंड को माना, जो कि 7वीं सदी के कवि थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये 7वीं सदी के एक कवि हैं और ये जो है हिंदी के पहले कवि हैं। लेकिन इनके विवेचन में समस्या ये है, इनके विवेचन में समस्या ये है कि जो ये पुष्य या पुंड नाम के कवि का जिक्र इन्होंने अपनी किताब में किया, इसकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। आप समझ पा रहे हैं,
एक कवि तो बताया कि ये हिंदी का पहला कवि है, लेकिन उस कवि की रचना ही उपलब्ध नहीं है, केवल नाम ही नाम उपलब्ध है। तो हम कैसे मान लें कि हिंदी का पहला कवि है? भाई कवि है तो कविता उपलब्ध होनी भी चाहिए, हो सकता है ये बहुत महान कवि रहा हो, लेकिन जब इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता आपको, केवल नाम मिलता है कहीं किसी परंपरा में, तो इसे जो है हिंदी का पहला कवि इसलिए नहीं माना जाता, या शिव सिंह सेंगर का मत इसलिए खारिज होता है क्योंकि पुष्य या पुंडज नाम का जो ये कवि है, वो क्या है, नहीं प्राप्त होती है इसकी कोई भी रचना। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है आपने ये वाला नोट करना है इस, ठीक है, तो लिखिए इसमें, मैं शॉर्टकट में स्टार बनाते बनाते जो है आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति है, पुष्य या पुंड की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, कि कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इसलिए इनका मत खारिज होता है। मुझे लगता है कि ये जो हमने इनको खारिज किया शिव सिंह सेंगर के मत को, इससे आप सहमत होंगे, है ना? इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी आपको कि भाई आप कैसे कर सकते हैं ऐसा, कि ये गलत है। नहीं, नहीं, रचना प्राप्त नहीं है तो कवि तो माना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? दूसरा, जो चलो सरहपा वाले पे हम लास्ट में आएँगे कि सरहपा ही क्यों? ठीक है ना? लेकिन उससे पहले 2-3 और मत देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसमें आगे चलेंगे। ठीक है? इसके अलावा इनमें से जो मत है स्वयंभू बाद के कवि हैं, ठीक है ना? अब बाकी जो हम समझ रहे हैं, जैसे गणपति चंद्र गुप्त का जो मत है, शालिभद्र सूरी वाला, तो चलो पहले हम राहुल सांकृत्यायन वाला ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ठीक है? माना जाता है। और यहाँ पे आप जो है कारणों में लिख सकते हैं, इसके 3 प्रमुख कारण हैं, ठीक है? और ये कारण इनफ हैं आपको जो है पहला कवि इनको साबित करने के लिए, ठीक? तो पहला कारण सरहपा को पहला कवि मानने का ये है कि इनकी कविता में हुआ क्या है कि इनकी कविता में हमने आपको बताया ना भाषा वाली जो डिबेट है, कि अपभ्रंश का साहित्यिक रूप नहीं मिलता, बल्कि कौन-सा रूप मिलता है? इनकी कविता में बोलचाल की भाषा, जो कि आरंभिक हिंदी है, वो प्रयुक्त हुई है। तो हिंदी का कवि है तो हिंदी की भाषा यूज़ होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा, जो कि आधुनिक हिंदी है। सॉरी, आरंभिक हिंदी है, आधुनिक नहीं। जो कि आरंभिक हिंदी है, प्रयुक्त हुई है, ठीक है ना? ये कॉमा है भाई। आप कह सकते हैं कि इनकी कविता में एक तो आरंभिक हिंदी का प्रयोग हुआ है, यानी कि इनसे पहले के जो कवि हुए होंगे, जो कवि जिनका नाम पहले मिलता भी है, जिनके बारे में विद्वानों ने डिबेट की है, उनकी भाषा क्या है? अपभ्रंश की भाषा है। तो अपभ्रंश के कवि को क्या है, आप हिंदी का कवि तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो इनकी कविता में क्योंकि बोलचाल की भाषा यानी कि आरंभिक हिंदी मिलती है, इसलिए दूसरा कारण ये है दूसरा कारण ये है कि इनकी जो काव्य चेतना है ना, यही आगे चल कर के भक्ति काल की चेतना भी बनी। समझ पा रहे हैं आप? तो जो पहला कवि होगा, उसकी परंपरा भी आगे आपको दिखनी चाहिए, ठीक है ना? रीतिकाल में भी ये चीज़ आएगी आपकी कि चिंतामणि और केशव दास की जो डिबेट है, वो भी आगे आएगी आपकी। तो दूसरा पॉइंट इस सरहपा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो सरहपा की कविता की परंपरा थी या सरहपा की जो काव्य चेतना थी, वही आगे चल कर के वही परंपरा आगे बढ़ी। क्योंकि क्या हुआ, सरहपा क्योंकि सिद्ध थे, ठीक है? सिद्धों में आप कह सकते हैं शुरुआती समय के सिद्ध थे, ठीक है? तो 84 सिद्धों में से सरहपा थे, सिद्धों से ही नाथ बने। इसका मतलब क्या है, सरहपा की ही परंपरा जो है नाथों में आई है। तो गोरखनाथ इत्यादि का जितना का भी साहित्य मिलेगा वो कहीं न कहीं सरहपा की परंपरा है या सिद्धों की परंपरा है, ठीक है?
और नाथों से ही फिर आगे चल करके भक्ति काल की जो निर्गुण पंथ था, वो किससे प्रभावित था? नाथ पंथ से प्रभावित था। आप लोग जानते होंगे कि कबीर पर नाथ पंथ का बहुत प्रभाव है। उनकी जितनी भी उलट बांसियां, जितने भी रहस्यवाद उनका यहाँ मिलता है, साधनात्मक रहस्यवाद जो मिलता है, वो कहाँ से लिया है? नाथ पंथ से मिला। और नाथ पंथ किस कहाँ से प्रभावित है? सरहपा से। तो इसका मतलब हम लिंक बिठा पाते हैं, क्योंकि सरहपा की परंपरा आगे बढ़ी, भक्ति काल तक आगे चल करके बढ़ी। और आगे हम देखेंगे कि कबीर की तो फिर और भी आगे परंपरा बढ़ी। अभी भी लोग कबीर से जो है प्रभावित है, हिंदी का समस्त वाङ्मय, समस्त साहित्य। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सरहपा का जो साहित्य है, यानी कि सरहपा की जो काव्य चेतना है, वो आगे बढ़ी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी जो है आप इसमें नोट करेंगे इसमें। ठीक है ना? तो सेकंड पॉइंट के बारे में आप इस पॉइंट को लिखिए कि सरहपा एवं अन्य सिद्धों की परंपरा या सिद्धों की काव्य चेतना, सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व, सारे तो नहीं लेकिन अनेक तत्व, ठीक है, अनेक तत्व नाथ साहित्य में दिखते हैं। नाथ साहित्य में दिखते हुए, जिसने आगे चलकर भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। ठीक है, तो सरहपा की ही परंपरा क्योंकि आगे बढ़ गई, तो ये है। और तीसरी चीज जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा, आप लोग एक कथन जरूर कल का रिमेंबर कर पा रहे होंगे, एक रिकॉल करिए एक कथन को, कि शुक्ल जी ने क्या कहा था? जिस प्रकार गाथा कहने से, गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होता था? जो आपकी आगे की परंपरा है, अपभ्रंश के बाद की परंपरा है, अपभ्रंश या उसके आगे की काव्य परंपरा का है। ठीक है, तो हुआ क्या, हम शैली के स्तर पर भी समझ सकते हैं कि सरहपा ने कैसे आगे के कवियों को इंस्पायर किया, या सिद्धों का। ठीक है, अब क्योंकि सरहपा शुरू के सिद्ध हैं, तो उन्हीं के का हम नाम लेंगे। तो सरहपा की जो शैली थी, सरहपा ने ज्यादातर किनका प्रयोग किया? दोहों का खूब प्रयोग किया, कुछ चौपाइयों का प्रयोग करना शुरू किया, और आगे चल करके ये परंपरा जो है आप देखते हैं कि हिंदी के साहित्य में दिखती है। ठीक है, दोहे, दोहा क्या है? हिंदी का सबसे प्रमुख छंद बनकर के उभरा। दोहा क्या है? हिंदी का सबसे प्रमुख छंद है। तो दोहा सरहपा ने यूज किया था शुरू में, तो इस वजह से सरहपा क्या है? पहले कवि ठहरते हैं आपके। तो ये 3 कारण पर्याप्त होंगे मुझे लगता है सरहपा को जो है पहला कवि मानने के। और अब आप भी मान गए होंगे राहुल संकृत्यायन से, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सरहपा ने दोहा और पदों की शैली, दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की। अपनी कविता में प्रयुक्त की। ठीक है, और यही शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई। ठीक है, यही शैली उनके बाद के हिंदी कवियों ने भी अपनाई, बाद के हिंदी कवियों ने भी अपनाई। ठीक है,
तो ये जो कारण है, मुझे लगता है ये कारण, इतने कारण आपके लिए पर्याप्त होंगे हिंदी का पहला कवि किसको मानने के लिए? सरहपा को मानने के लिए। ठीक है? थोड़ा-सा इस वाली लाइन को ठीक है? तो इतना जो है आप समझ पाए होंगे। तो सरहपा वाला, सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले में, और जो तीसरा मत है गणपति चंद्रगुप्त वाला शालिभद्र सूरी को मानने का, तो 1 मिनट, लेट्स सी क्या मैंने इसमें डाला हुआ है? नहीं है। अरे यार! उसमें मैं, चलो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन तीसरा जो अगला पॉइंट है उसको मैं जो है इसमें बता सकते हैं हम कि, चलो 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? इसको उसमें इंक्लूड करने की। वो दरअसल प्रिंट आउट है मेरे पास। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि आप जो है अंतर समझिए सरहपा की भाषा का और शालिभद्र सूरी की भाषा का, और वहां से फिर आप जो है समझ पाएंगे कि दरअसल जो सरहपा की भाषा है वो जो है हिंदी के ज्यादा नजदीक है, और जो इनकी भाषा है आपके शालिभद्र सूरी की भाषा है वो हिंदी के नजदीक नहीं है। ठीक है? तो जिसकी भाषा हिंदी के नजदीक होगी उसी को जो है हम हिंदी का कवि मानने पे ज्यादा जोर देंगे। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, हाँ ये हो गया ना कॉपी। तो जैसे अब गणपति चंद्रगुप्त का जो कथन है यहाँ देखिए, सरहपा की भाषा देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है? दिख पा रहा होगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, सरहपा की भाषा देखो और फिर शालिभद्र सूरी की भाषा देखो, पढ़कर आपने पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है ना? बिना पढ़े नहीं चलेगा काम। आप देखो सरहपा की भाषा देखो। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जेउ करेई, परम महासु एउ कण दुरिय अशेष हरेई। ठीक है? ये एक भाषा है। पंडित सअल संत बखाणई, देहा ही रुद्र बसंत न जानई। ठीक है? भाषा आपको ना भले ही कुछ-कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन घोर अंधेरा तो समझ में आ रहा है कम से कम। घोर अंधारे चंदमणि, इस तरह की कुछ बात हो रही है। पंडित यानी पंडित की बात हो रही होगी, शायद संत की बात हो रही होगी। ये सारी बातें हो रही होंगी। ठीक है? अब शालिभद्र सूरी की भाषा मैं समझ देखता हूँ कि कितनी चीजें आपको समझ में आती है। तम जी पहिया पिखे वेणु पिया उक्क खिरिया, है ना? अब जो मतलब पढ़ना भी नहीं आ रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये जो भाषा है शालिभद्र सूरी की भाषा देखिए, और फिर सरहपा की भाषा देखिए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? सरहपा की जो भाषा है, सरहपा की जो भाषा है हिंदी के ज्यादा निकट है, हिंदी के निकट है। ठीक है? और शालिभद्र सूरी की भाषा क्या है? अपभ्रंश वाली भाषा है, क्योंकि ये जैन कवि थे तो, है ना? अपभ्रंश, शालिभद्र सूरी उपदे वो भरतेश्वर बाहुबली रास वाले। तो इस वजह से जो है, जो गणपति चंद्रगुप्त जी का मानना है, शालिभद्र सूरी और सरहपा वाली डिबेट में पहले कभी इन्होंने उसको माना, तो इस वजह से इनके मत को खारिज किया जाता है कि आप भाषा देखिए, आप सरहपा की भाषा ज्यादा निकट है हिंदी। तो जो पहला वाला पॉइंट हमने सरहपा के बारे में समझा था कि पहला कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कौन सी भाषा यूज करी? जो आपकी क्या है, हिंदी का शुरुआती रूप है उसको यूज किया। हो सकता है कि कोई कवि इनसे पहले पैदा हुआ हो, लेकिन उसने क्या किया? हिंदी की भाषा को यूज नहीं किया, हिंदी के निकट वाली भाषा को यूज नहीं किया, उसने अपभ्रंश वाली भाषा को यूज किया। मैंने आपको समझाया भी था कल की क्लास में कि 2 प्रकार की भाषाओं का यूज करना शुरू किया। कुछ लोग क्या करते थे? पुरानी वाली अपभ्रंश की ही यूज कर रहे थे, और कुछ कैसे थे जिन्होंने बोलचाल की भाषा या देश भाषा का प्रयोग किया। देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है किसने? आपके शुक्ल जी ने कहा ना कल कि देश भाषा शब्द, ठीक है? देश भाषा में लिखने वाले। तो सरहपा कहीं न कहीं कौन-सी परंपरा में आते हैं? देश भाषा वाली परंपरा में आते हैं, जिन्होंने हिंदी के नज़दीक वाली भाषा यूज़ की, जिसको हम अवहट्ट कह रहे हैं, पुरानी हिंदी कह रहे हैं, देश भाषा कह रहे हैं, ठीक है? या उत्तर अपभ्रंश कह रहे हैं, जिसको कि आरंभिक हिंदी भी कहा जा सकता है। उसको सरहपा ने यूज़ किया, शालिभद्र सूरी ने पुरानी वाली को यूज़ किया, तो सरहपा ज़्यादा आपके हिंदी के नज़दीक के कवि हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि पहले कवि वाली डिबेट भी हमने बहुत उससे समझी है, बहुत डिटेल में समझी है, ठीक है? तो ये भी आपके लिए हो गया होगा मेरे मेरे हिसाब से,
ठीक है, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रथम कवि भी हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम पहली रचना के बारे में कि पहली रचना कौन-सी है और पहली रचना जो है कोई कठिन काम नहीं है, ये जो आराम से हम कर सकते हैं अभी के अभी। देखिए, प्रथम रचना के बारे में प्रथम रचना कौन-सी है? चलिए, तो पहली रचना आप लोग जानते हैं कि जब हिंदी का पहले कवि कौन है? सरहपा हैं। सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं, तो उनकी रचनाओं को ही हिंदी की शुरुआती रचना मानी जाएगी। ठीक है? तो उनकी रचनाओं का नमूना आपने ऊपर देखा ही, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? घोर अंधारे या फिर ये वाली, ठीक है? तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि ये जो है सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं, तो पहले कवि की रचना को ही माना जाना चाहिए। लेकिन बात है क्या, सरहपा ने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, नहीं लिखा। इनकी रचनाएँ या इनकी जो कविताएँ मिलती हैं, वो फुटकल रूप में मिलती हैं कि बिखरी हुई, कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। कोई एक ग्रंथ नहीं लिखा, जैसे कबीर ने भी कोई एक ग्रंथ नहीं लिखा, वो बाद में बीजक नाम से लोगों ने संपादित किया। लेकिन सरहपा का इसके साथ क्या है कि इनकी रचनाएँ क्या मिलती हैं, फुटकल रूप में प्राप्त होती हैं, के रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, ठीक है? ग्रंथ के रूप में ग्रंथ के रूप में जैन मुनि या जैन मुनि कहें, आचार्य कहें, जो भी आप कहना चाहें, जैन मुनि देवसेन का श्रावकाचार प्राप्त होता है। शुक्ल जी ने भी यही कहा था। देवसेन का श्रावकाचार, श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है। ठीक है? अगर ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है, पहली किताब कौन सी है जो स्वतंत्र बुक के रूप में आई होगी, तो वो कौन सी थी आपकी, वो आपकी थी कौन सी, देवसेन, जो कि एक जैन कवि थे, जैन मुनि थे। उनकी जो रचना है आपकी श्रावकाचार, तो देवसेन कृत श्रावकाचार जो है वो हिंदी की आपकी पहली रचना है। ठीक है? इतना मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है? तो प्रथम रचना वाली डिबेट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? इतना हम समझ चुके हैं। अब जो है आपने आना है किसमें, आदिकाल की परिस्थितियों पर। आदिकाल की परिस्थितियां, सीमांकन और नामकरण। ठीक है? पहले सीमांकन कर लेते हैं, फिर नामकरण, फिर परिस्थितियां। ठीक है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सीमाएं मानी इसकी, फिर आदिकाल का नामकरण भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया। तो वही वाली डिबेट, जैसा कि हमने पहले कवि के बारे में समझा कि किसका मत ज्यादा सही है और क्यों है, वो वाला हम करेंगे। और तीसरी चीज जो परिस्थितियां हैं कुछ कुछ, उनको जो है करेंगे आज की क्लास में, फिर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो सीमांकन के बारे में हम सीमांकन समझ रहे हैं आप कि कहाँ से कहाँ तक आदिकाल को माना जाए। ठीक है? तो आदिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है,
आदिकाल की समय सीमा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा हुआ है ना, वो मतलब श्रेष्ठ ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है अपने आप में, क्योंकि वो अपनी तरह का पहला ग्रंथ है, ठीक है? इतना मेहनत, इतने शोध और इतने श्रम से बना हुआ वो मतलब हिंदी का पहला और महान ग्रंथ, उसकी महानता, उसकी मौलिकता उसकी पहला होने में है। लेकिन उसमें कुछ-कुछ समस्याएँ भी हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो शुक्ल जी के उसमें छूट गई, या जो है बहुत अच्छे से वो एक-दूसरे को काटती हैं, एक-दूसरे का विरोध करती हैं। उसमें से जो है एक समय सीमा भी है। शुक्ल जी ने क्या किया कि शुक्ल जी हिंदी की शुरुआत तो मान रहे हैं कहाँ से? कहीं न कहीं वो कहते हैं कि भई आप जो है 7वीं 8वीं सदी से मान सकते हैं, कि उनका भी जो है छोड़ा नहीं जा सकता है, तो उनको भी ले लो, हिंदी के अंदर ले लिया, ठीक है? लेकिन समय सीमा उन्होंने कहा कि लगभग-लगभग 1050 विक्रमी संवत से। विक्रमी संवत 1050 का मतलब होगा 993 ईस्वी, ठीक है? तो लगभग-लगभग वो कह रहे हैं कि 10वीं सदी के आखिरी दौर से जो है आप हिंदी साहित्य का आदिकाल की शुरुआत मानो। कह रहे हैं कि शुरुआत कब हो गई थी? 7वीं 8वीं सदी से। तो जब 7वीं 8वीं सदी से मान गई थी, तो समय सीमा भी पीछे लेकर के जाओ, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो थोड़ा-सा डिबेट्स होती हैं इस बारे में। तो आदिकाल की जो समय सीमा है, जनरली शुक्ल जी ने कितनी मानी? 993 ईस्वी से लेकर के आपकी मानी है लगभग कितना होगा वो? 1300 50, यानी कि लगभग-लगभग 1318 ईस्वी तक जो है लगभग-लगभग माना है, ठीक है? 1318 ईस्वी तक माना, और इतना माना तो इसकी 2 सीमाएँ हो गई ना, एक हो गई आपकी शुरुआत की सीमा, एक हो गई आपकी अंत की सीमा, ठीक है? यानी कि अंत कब हुआ, और इन दोनों ही के बारे में डिबेट है, कि शुरुआत कब से माने, और दूसरा कुछ लोग मानते हैं कि अब खत्म कहाँ से माने, भक्ति काल कहाँ से शुरू होता हुआ माने हम। तो ये डिबेट आपने थोड़ा-सा समझनी है इस चीज़ को, ठीक है? तो आदिकाल की समय सीमा के बारे में जो डिबेट है, उसको देखिए कि आदिकाल में अ, जो आदिकाल की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल ने तो कब से मानी है? आपकी 993 ईस्वी से मानी है, ठीक है? लेकिन आप अब क्योंकि अब लेकिन पहला कवि किसको मान लिया हमने? सरहपा को मान लिया, और सरहपा कब के हैं? सरहपा 7वीं 8वीं सदी के व्यक्ति हैं, ठीक है? कई लोग 600 कुछ में मानते हैं, कई लोग 779 ईस्वी में मानते हैं, मतलब आप मान सकते हैं 8वीं सदी के कवि हैं। तो आदिकाल की समय सीमा भी हमको कहाँ ले जानी पड़ेगी? 8वीं सदी पे ही ले जानी पड़ेगी, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानने से मानने के कारण मानने के कारण तो जो आदिकाल की शुरुआत यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत, ठीक है? तो कारण हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है, ठीक है? तो 8वीं सदी से मान लिया, ठीक है? और ये मत किसके मत पर आधारित है? राहुल राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है, ठीक है? शुरू की सीमा, ठीक है? और इस मत को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, मिश्र बंधु हैं, या आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा इत्यादि लोग हैं, ठीक है? इस वाली शुरू को मानने से। शुक्ल जी का खेमा है दूसरी तरफ, वो कहते हैं कि आप जो है 10वीं सदी से मानिए, विक्रम की 10वीं सदी से मानिए, जो है कि मुंज और भोज के समय से मानिए। लेकिन फिर शुक्ल जी क्या करते हैं अगेन शुरू, क्योंकि आदिकाल की समय सीमा करते हैं 10वीं सदी, लेकिन उसको लेकर के जा रहे हैं 8वीं सदी तक, पीछे का साहित्य भी ले रहे हैं, पीछे की कविताएँ भी ले रहे हैं, ठीक है? अपभ्रंश साहित्य वाली, ठीक है? इस वजह से जो है आप कह सकते हैं कि हिंदी की जो समय सीमा है इसी को मानना ज़्यादा सही है, 8वीं सदी से मानना ज़्यादा सही है, ठीक है? तो मैं मतलब ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, यद्यपि शुक्ल जी 1050 विक्रमी संवत से मानते हैं,
इसमें आप 57 माइनस करेंगे तो 993 ईस्वी आएगा। ठीक है, 10वीं सदी के अंतिम दौर से मानते हैं, इतना मैंने मान लिया। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया कि सारे लगभग लगभग विद्वान 8वीं सदी से मानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो यहाँ से है। और इसकी जो है, इसकी जो आखिरी यानी जो अंतिम सीमा है, आदिकाल की अंतिम सीमा, कि खत्म कब हुआ आदिकाल, तो उसको जो है शुक्ल जी वाली जो डिबेट है ना, यानी शुक्ल जी का जो मत है, उसी को मान लिया जाता है। आदिकाल की जो अंतिम सीमा है वो कब से मान ली जाती है? ग्रियर्सन ने तो सन 1400 ईस्वी माना। ठीक है, और इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने क्या माना? 1389 ईस्वी माना। ठीक है, तो मैं थोड़ा विद्वानों के वो भी लिख ही लेता हूँ। ठीक, अंतिम सीमा किसने क्या मानी है? जॉर्ज ग्रियर्सन 1400 ईस्वी। दूसरा मिश्र बंधु 1389 ईस्वी। ठीक है, और तीसरा मानिए आप, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल 1318 ईस्वी। 1318 ईस्वी। ठीक है, इसके अलावा रसाल इत्यादि हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो रामाशंकर शुक्ल जो रसाल जी हैं, मैं रसाल लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, 1343 मानते हैं। तो वही सब है, ज़्यादा कोई इसमें मत है नहीं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन जो आपका ये है, तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, ये दरअसल पॉइंट क्या है कि ये विद्यापति की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो विद्यापति का जो रचना काल है, मतलब मैं ब्रैकेट में एक चीज बता देता हूँ आपको, ये डिबेट पीछे तक क्यों गई है, क्योंकि आदिकाल समाप्त हो जाता है लगभग लगभग 14वीं सदी की शुरुआत तक। ठीक है, 14वीं सदी की शुरुआत तक जो है आदिकाल खत्म हो गया। 14वीं सदी की शुरुआत यानी कि यही सब 1318 टाइप्स, 1318, 1320, ज्यादा से ज्यादा 1350 मान करके चले, यहाँ तक आदिकाल की कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी जो बची रह गई थी। ठीक है, भक्ति काल आ चुका था, जोर शोर पे आ चुका था। लेकिन समस्या क्या होगी कि विद्यापति का जो समय है वो लगभग लगभग 1375 ईस्वी के आसपास है। कई लोग 1375 मानते हैं, कई लोग 1418 इसके आसपास मानते हैं। ठीक है, तो अगर विद्यापति को यहाँ इंक्लूड किया जाए, वैसे जो सामान्य आदिकाल की परंपरा है वो कहाँ से मानती है, यहीं से मानना शुरू कर देती है 1418 तक। 1418 क्योंकि विद्यापति को आदिकाल में ही ले लिया जाता है, क्योंकि उनकी कविता आदिकाल के ज्यादा नजदीक थी। भले ही बहुत फेमस कवि हुए, लेकिन उनका जो समय है वो भक्ति काल के ज्यादा नजदीक है, लेकिन कविताएं आदिकाल के टाइम की हैं। ठीक है, और आदिकाल जो है यहाँ पे खत्म हो गया, बाकी कोई लिख नहीं रहा है, लेकिन विद्यापति की वजह से ही थोड़ा सा डिबेट आगे जाती है, और कई लोग इस वजह से 1418 ईस्वी तक लेकर के जाते हैं इसको। ठीक है, तो इस वजह से विद्यापति की वजह से अंतिम सीमा कई बार क्या जाती है, 1418 तक भी जाती है, लेकिन आप मान करके चलिए लगभग लगभग 1350 ईस्वी के आसपास जो है आदिकाल की अंतिम सीमा मानी जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के 8वीं सदी के मध्य से, ठीक है, 14वीं सदी के मध्य तक, 14वीं सदी है 1300 कुछ, 1300 समथिंग, तो 8वीं सदी के मध्य से 13वीं 14वीं सदी के मध्य तक आज हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। तो हिंदी की समय सीमा आदिकाल की आपने निर्धारित कर ली। ठीक है, इतना जो है आप लोगों ने मानना है। ये मैं सामान्य राय भी दे देता हूँ कि सामान्य जो परंपरा है वो कितना मानती है। ठीक है, कई लोग 1418 तक लेकर के जाते हैं। 1418 तक क्यों लेकर के जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है क्यों लेकर के जाते हैं, विद्यापति की वजह से लेकर के जाते हैं। ठीक है, 1398 ईस्वी में कबीरदास पैदा हो गए थे, 1398 मिलता है उनका। ठीक है, और 1418 विद्यापति की वजह से जाता है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये वाली डिबेट है। तो आदिकाल की समय सीमा वाली डिबेट भी मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट इत्यादि में। क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, 700 तो विक्रमी संवत कर दो उसको, 1343। ये कहाँ से मिला आपको 1343 विक्रमी से आरंभिक काल की शुरुआत मानी है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है ऐसा?
देखो गाइड का रेफरेंस मत देना लेकिन, ठीक है, प्रामाणिक किताब होगी तो मैं भी जो है उसमें आपका मानूंगा। देखो मिश्र बंधु विनोद में जहां तक मैंने देखा था, जो समय सीमा मिश्र बंधुओं वाली थी वो आपकी 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक थी। 1389 1387 कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। 1387 ईस्वी तक वो लेकर के गए, तो आप ये 9 को 7 किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, 1387 कर लो इसको, ठीक है। लेकिन 1343 नहीं है, 87 है, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद में, ठीक है। ईसवी सन की बात हो रही है, विक्रमी संवत और ईसवी सन में आप कंफ्यूजन मत करना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, सीमांकन भी हो गया। हाँ वहाँ नामकरण, आदिकाल का नामकरण, इसकी समस्याएं क्या हैं, तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि आप लास्ट में कंफ्यूजन कि आदिकाल का क्या नाम रखा जाए, तो आदिकाल का नाम आखिर में आदिकाल ही रख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब वो लौट करके कहीं नहीं जाती है, ये डिबेट वापस आ जाती है। आदिकाल का नामकरण, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया आदिकाल का। अब वो लिस्ट, वो टेबल जो है आपको मिल जाएगी उसमें कि किसने क्या कहा, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना चाहिए। जैसे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, और किसी ने वीरकाल कहा, किसी ने आरंभिक काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। तो वो वाली चीज तो आप लोग जो है याद कर ही लेंगे, याद होगा भी आपको, मैं पूछूंगा तो आ ही जाएगा उसमें कोई किसी ने आधार काल कहा, तो ये वाली चीजें तो आपको आती होंगी, ठीक है। लेकिन आदिकाल के नामकरण के बारे में इतनी डिबेट क्यों है, और आदिकाल आखिर में चल करके आदिकाल ही उसका नाम क्यों रखा जाता है, इसके बारे में हमने समझना है, ठीक है। तो हर किसी के भी नाम को स्वीकार नहीं किया गया, या आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम रखा आदिकाल का नाम आदिकाल, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी तरह से लिखा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जा सकता है। तो मतलब कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भी उस आरंभिक काल को आदिकाल ही कहा है, ठीक है। तो वीरगाथा काल नाम उन्होंने ज़बरदस्ती रख दिया, लेकिन फिर उसको अभी हम खारिज करते हैं इसमें कि इसमें क्या समस्या है इनके नामकरण, ठीक है। तो डिबेट समझिए आप। तो आदिकाल का जो नामकरण है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, और इस नाम में क्या समस्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। जब इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, तो इन्होंने क्या किया, इस काल की अवधि में इन्होंने क्या कहा, पहले देखिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सीमा मानी इस समय की आदिकाल की, वो मानी है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, ठीक है। और हमने कल देखा था कि रामचंद्र शुक्ल ने एक तो किस-किस का साहित्य छोड़ दिया, जैनों का साहित्य छोड़ दिया, नाथों का साहित्य छोड़ दिया, ठीक है। और बहुत सारी रचनाओं को इस तरह से छोड़ दिया उन्होंने, तो उनको एक्सक्लूड किया, बोला कि ये साहित्य की कोटि में ही नहीं आती हैं। और जिनको साहित्य की कोटि का माना, उसमें से उन्होंने क्या कहा कि 12 में से क्या है, केवल 3 रचनाएँ हैं जो वीरों की वीर गाथाएँ नहीं है, बाकी की रचनाएँ वीर गाथाएँ हैं, तो इसका नाम क्या कर दो, वीर गाथा काल कर दो, ठीक है। तो इस वजह से जो है उन्होंने वीर गाथा काल नाम तो दे दिया, लेकिन ये जो वीर गाथा काल है, अब क्योंकि हमने क्या कर दिया, आदिकाल की समय सीमा हमने ऊपर मान ली, कहाँ से, 8वीं सदी से, 8वीं सदी से मान ली,
अब केवल 7-8 रचनाओं के आधार पर आप जो है वीरगाथा काल नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो ये समस्या जो है वीरगाथा काल नाम इसलिए खारिज होता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि शुक्ल जी ने क्या किया, इस नाम को समीचीन नहीं समझा जाता, नहीं समझा जाता क्योंकि इस नाम से इस नाम से वीरगाथा काल रखेंगे इस नाम से, या इस नाम में इस नाम से सिद्धनाथ एवं जैन जैन साहित्य साहित्य शामिल नहीं होता, ठीक है ना? केवल वीर गाथा काल थोड़ी है, अगर वीर गाथा काल ही है केवल, तो ये सिद्धनाथ जैन साहित्य कहाँ जाएगा? ठीक है, शामिल नहीं होता। ठीक है, ये आप कहेंगे कि ये वाले नाम तो छूट ही गए, तो आपने पहले क्या किया, मतलब शुक्ल जी की जो प्रॉब्लम थी इस नाम में, आप ये मान करके चलिए कि आदिकाल क्योंकि एक अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, ठीक है? तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है, माना आपके पास एक टोकरी दे दी गई है और उसमें जो है अनेक प्रकार के फल हैं, अनेक प्रकार के फल हैं। अनेक प्रकार के फल ये हैं कि इसका मतलब आपको एक टोकरी का नाम रखना है कि ये कौन-सी टोकरी है, फलों की टोकरी है ये, ठीक है? और इसमें जो है कुछ केले हैं, कुछ सेब हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ 1-2 फ्रूट और हैं, माना एक पपीता भी रखा हुआ है, ठीक है? कुछ टमाटर भी रखे हुए हैं, माना इस तरह से एक आपके पास रखा हुआ है। और आपने क्या किया, सबसे पहले कहा कि देखो भाई, ये जो टमाटर है, टमाटर तो फल ज़रूर है साइंटिफिक रूप से, लेकिन आप जो है इसको फल मानते नहीं है, फलों की तरह इसको खाते नहीं है, तो इसको करो बाहर। तो इसको जो है हम टमाटर की टोकरी नहीं कह सकते हैं, ठीक है? दूसरा आपने कहा, देखो केला तो कहीं भी फिट हो जाता है, तो केले को हटाओ, इसको भी फेंक दो, और पपीता मुझे पसंद नहीं है, तो इसको भी हटा दो। तो सेब जो है, इसको सेब का टोकरा कहना ज़्यादा सही है। तो इस तरह की जो है उन्होंने मेथड यूज़ किया है। तो शुक्ल जी का तर्क कुछ-कुछ इसी तरह का तो है कि नहीं है कुछ-कुछ इसी तरह का? कि भाई देखो, जो आपका अ, सिद्ध साहित्य है, सिद्धनाथ जैन साहित्य है, ये साहित्यिक कोटि का है ही नहीं। यानी कुल मिलाकर के टमाटर की तरह है, कि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ कि ये फल है, ठीक है? तो वो है ही नहीं। अपभ्रंश का साहित्य क्योंकि हिंदी का साहित्य है ही नहीं, ठीक है? अपभ्रंश के साहित्य को भी वहाँ से हटा दो, इसका मतलब क्या हो? और जो रचनाएँ बच जाती हैं, जिन 12 रचनाओं को मैं अच्छा मान रहा हूँ, उसमें से 3 रचनाएँ ऐसी हैं, जो कि क्या हैं? वीर गाथा काल की नहीं है, बाकी की 9 रचनाएँ वीर गाथा की हैं, वीर गाथात्मक हैं, इस वजह से इसको वीर गाथा काल नाम दे दो। तो ये कुछ-कुछ उसी तरह की मतलब मेथोडोलॉजी है, जिस तरह से जो जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी, फलों के जो है टोकरी का नाम देते हुए, ठीक है? और आखिरी में चल कर के जब ये इस टोकरी का नामकरण कोई कर ही नहीं पाया, तो आखिरी में फलों की इस टोकरी का नाम क्या रख दिया? फलों की टोकरी रख दिया। वही जो है कहानी आदिकाल के नामकरण के साथ है। आदिकाल का नामकरण के पीछे लोग बहुत पढ़े, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल, ये काल, वो काल, आखिर में आदिकाल का नाम क्या रखा? आदिकाल रखा, है कि नहीं है? तो इस तरह की डिबेट है कुल मिलाकर के। वही हमने समझना है, ठीक है? तो मैंने तो यही समझा जब मैंने इसकी डिबेट को समझा था। तो जैन साहित्य शामिल नहीं होते, इसलिए शुक्ल जी का नाम तो अच्छा नहीं माना गया। दूसरा नाम जिन्होंने रखा, ये था आपका राहुल सांकृत्यायन वाला, जिन्होंने क्या नाम दिया इसको? सिद्ध सामंत नाम दिया, ठीक है? अब एक तरफ सिद्ध है, दूसरी तरफ सामंत है, तो ये भी कोई एक प्रवृत्ति का जो है निर्धारक शब्द नहीं है, ठीक है? इस वजह से जो है आपका इनका नाम भी खारिज होता है, ठीक है? तो पहले हम ग्रियर्सन ने क्या दिया था? चारणकाल नाम दिया था ना? ग्रियर्सन के नाम की को खारिज करते हैं, चलो बैठ करके। इन्होंने क्या कहा? चारणकाल कहा। अब चारणकाल के साथ भी वही समस्या है जो वीरगाथा काल के साथ है, क्योंकि क्या है? इसमें भी वही चीज़ है कि जब चारणों का इसका मतलब केवल चारण कवियों का नाम आ रहा है, तो सिद्धनाथ जैन कहाँ जाएँगे? जो जनता में लिख रहे थे, विद्यापति कहाँ जाएँगे? अमीर खुसरो कहाँ जाएँगे? वो चारण थोड़ी थे केवल और केवल।
तो ये जो है समस्या है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इंक्लूसिव नाम नहीं है, ठीक है, समावेशी नाम नहीं। तो मैं बहुत सारे नामों के पीछे ऐसा लिखने वाला हूँ कि समावेशी नाम नहीं। समावेशी नाम नहीं का मतलब क्या है, ये सबको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, केवल एक को या दो को ही इंक्लूड करता है। तीसरा नाम राहुल सांकृत्यायन जी का दिया हुआ सिद्ध सामंत। इन्होंने कोशिश करी कि मैं सिद्धों को भी ले लूं और वहां का भी ले लूं, तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया। लेकिन समस्या ये है इस काल में कि एक तरफ तो ये नाम जरा अजीब सा है कि एक तरफ तो सिद्ध हैं आपके, तो सिद्ध क्या होते हैं, सिद्ध हैं आपकी एक परंपरा, ठीक है ना, वज्रयान बौद्धों की एक परंपरा है, ठीक है। और सामंत क्या है, एक सोशल स्टेटस है। तो एक तरफ परंपरा और एक सोशल स्टेटस मिला करके एक नाम बना लिया आपने, ठीक है। तो ये कोई बहुत अच्छा प्रवृत्ति सूचक नाम नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी खास प्रवृत्ति का आधार नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो इसको भी आप कह सकते हैं कि सिद्ध सामंत काल भी, एक तो समावेशी नाम नहीं है, सिद्ध और सामंत का ही नाम आ रहा है, नाथ जैन का नाम नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो आपका ये है, खुसरो हैं, विद्यापति हैं, इनका नाम नहीं है, समावेशी नाम नहीं है। दूसरा क्या है, नाम जो है किसी प्रवृत्ति को सूचक नहीं है, प्रवृत्ति का सूचक नहीं है। नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी विशेषता बता दे, प्रवृत्ति का सूचक नहीं या विशेष प्रवृत्ति का सूचक नहीं। जो इन्होंने नाम दिया है आपका संधिकाल चारणकाल नाम दिया है राम कुमार वर्मा जी ने, उस नाम के साथ भी यही समस्या है कि ये क्या है, ये नाम मिलकर के किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं बनाते। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, संधिकाल एवं चारणकाल। तो संधिकाल तो उन्होंने शुरू वाले टाइम को कहा, संधिकाल एवं चारणकाल, इन्होंने दो भाग किए थे आदिकाल के, संधिकाल और दूसरा क्या किया था, चारणकाल नाम दिया था, ठीक है। अब देखिए संधिकाल दरअसल क्या है, इस नाम के साथ समस्या ये है कि जो संधिकाल शब्द है ये भाषा की अवस्था को दिखाता है, ठीक है। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है, संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है। और चारणकाल, चारणकाल वही है जो दूसरा तो गेरसन ने भी यही कहा था ना। और चारण काल क्या है, एक वर्ग का बोध कराता है। सामंत क्या थे, एक प्रकार का वर्ग थे, चारण काल एक वर्ग का बोध कराता है, ठीक है। तो एक वर्ग का बोध कराता है, इस वजह से ये दोनों नाम मिलकर के ये दोनों नाम मिलकर के किसी भी प्रवृत्ति का आधार नहीं बनाते, मिलकर किसी प्रवृत्ति को सूचित नहीं करते, किसी प्रवृत्ति को सूचित नहीं करते। ठीक है, ये दोनों नाम मिलकर के किसी भी प्रवृत्ति को सूचित नहीं करते। तो इसी तरह से कुछ और नाम है, जैसे आपका ये मिश्र बंधुओं का दिया हुआ प्रारंभिक काल नाम है। तो प्रारंभिक काल भी जो है कोई किसी एक उसका नाम नहीं आता है। बीज वपन काल भी कोई बहुत शानदार नाम आपको नजर नहीं आता है, ठीक है। अन्य नामों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो अंततः क्या है, हार मान करके इन्होंने क्या कर दिया, आदिकाल का नाम आदिकाल ही रख दिया गया, ठीक है। जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वैसे कहा था इसको, लेकिन सामान्यतः भी आदिकाल ही इसको कहा जाता है, ठीक है। इन सारे इन्होंने इसी भाषा में लिखा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को ये कहना चाहिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वो कहना चाहिए, ठीक है ना। फलों के टोकरे को सेब का टोकरा कहना चाहिए, तो वही वाली बात है इसमें। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस काल का नाम, कंक्लूजन में इस काल का नाम आदिकाल रखने से
हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, इतिहास सबका पता चल जाता है ना इससे। हिंदी साहित्य की चाहे भाषा हो, अ, चाहे वो विचारधारा हो, तो क्या कहा जा सकता है? वैचारिकता लिखना भी ठीक नहीं है, विचारणा कहा जा सकता है। भाषा, विचारणा, चाहे भाव हो, चाहे संवेदनाएँ हो, सब कुछ। भाष शिल्प भेद आदि सभी का बोध होता है। बोध होता है, अतः यही नाम उपयुक्त है। सबसे सही नाम क्या है? आदिकाल का नाम, आदिकाल ही सबसे सही है भाई, ठीक है? आदिकाल का नाम आप आदिकाल ही रखिए और टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है? तो ये जो है वर्तमान स्थापना है, ठीक है? अब हम आते हैं आपकी आदिकाल की कुछ परिस्थितियों के ऊपर, ठीक है? और 1-2 परिस्थितियों की बात करेंगे, समय नहीं हुआ तो फिर कल करेंगे इसको, ठीक है? तो आदिकाल की परिस्थितियों पर हम आते हैं। इस बीच किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन पिक। कहाँ से है ये? माना तो कहाँ पे माना है? मिश्र बंधु विनोद में माना है। मिश्र बंधु विनोद का मैंने देखा है 7वीं सदी से नहीं माना है भाई साहब। 643 ईस्वी भाई, 643 ईस्वी, हाँ 7वीं सदी हो गया। लेकिन जो आप अंतिम सीमा मान रहे हो, अंतिम सीमा 1387 ईस्वी ठहरती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है? 87 यानी कि उन्होंने माना होगा लगभग विक्रमी संवत 30। नहीं, मैं घटा दिया, मैंने जोड़ना चाहिए था उसमें। 57 आपने ऐड करना है, विक्रमी संवत में आ जाएगा, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने भी विक्रमी संवत में ही लिखा हुआ है। तो उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हुए फिर शुक्ल जी ने भी वही किया, विक्रमी संवत में लिखना शुरू किया, ठीक है? तो उस चीज़ को देख लेना आप। चलिए, तो इसकी परिस्थितियों के बारे में देखते हैं। आदिकाल की परिस्थितियाँ। आदिकाल की परिस्थितियाँ। मैं उम्मीद करूँगा कि किसी ने भी केवल इमले की तरह नहीं सुन रहा होगा कोई भी, ठीक है? मतलब कॉपी पेन के साथ जिस तरह से नोट करवाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें नोट कर भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है? तो आदिकाल की परिस्थितियों में जो सबसे पहली क्या-क्या परिस्थितियाँ होती हैं? वही सब राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ। ये यही फॉर्मेट जो है आगे भी चलता रहेगा। दूसरी तरफ धार्मिक परिस्थितियाँ, तीसरी तरफ आएगा आपकी सामाजिक परिस्थितियाँ, आखिरी लिखिए आप सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, ठीक है? तो इसमें से भी सबसे पहले लिखिए आप राजनीतिक परिवेश कैसा था इस समय पे? इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में लिखिए थोड़ा-सा। ये कम से कम 2 कर लेते हैं, फिर 2 फिर कल कर लेंगे, ठीक है? अगर ज़्यादा हो गया है तो। अगर कभी ओवरलोड हो जाए, मामला ऐसा निकले कि अब जो है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है? क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास जब भी पढ़ते हैं, तो जनरली हम ये दोनों ये लगा कर के करते हैं, ठीक है? ये तो मेरा माइक है, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ता है और अ, आप लोग भी इसी तरह से सुनते हैं, तो लगातार जब एक ही प्रकार की आवाज़ सुनते हैं, तो वैसे ही दिमाग जल्दी थकता है मेरे विचार से, ठीक है? ऑफ़लाइन क्लास की तुलना में
ऑनलाइन क्लास में दिमाग जल्दी थकता भी है, और क्योंकि स्क्रीन के सामने है और स्क्रीन ललचाती है, तो एक तरफ मन करेगा कि रील्स देख लूँ, थोड़ा शॉर्ट्स देख लूँ या छोड़ कर के चले जाऊँ, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है बेमन से ना बैठें कक्षा में, ठीक है? तो जब भी मन करेगा कि आज का हो गया, तो वैसे जब मुझे भी लगता है कि हो गया तो तब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि आज जो है हमको धार्मिक परिस्थितियाँ तक कम से कम कर ही लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आई विल हैव टू गो टू कॉलेज आल्सो। तो चलिए, हाँ, जल्दी-जल्दी समझते हैं। राजनीतिक परिवेश देखिए, इस समय तक क्या हो चुका था, आप लोग 8वीं सदी के आसपास का समय मानिए, ठीक है? तो अ, जो आपके वर्धन राज्य था, उसमें से जो भी आपके हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन के टाइम पे ही विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे वैसे तो, ठीक है? लेकिन हर्षवर्धन के बाद तो और भी ज़्यादा बढ़े। हर्षवर्धन के राज्य समाप्त होने के बाद, जब एक केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, राजपूतों का उदय हुआ, ठीक है ना? और राजपूतों के उदय से क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे-मोटे युद्ध होने शुरू हो गए। तो कहीं न कहीं आदिकाल क्या है, एक तरफ तो युद्ध काल आप उसको कह सकते हैं। अगर आप उसको राजनीतिक दृष्टि से देखना होगा, तो क्या है, ये छोटा-मोटा लड़ाई झगड़ों का ही युग है, ठीक है? निरंतर युद्धों में जलता रहा समय है, ठीक है? दूसरी तरफ क्या है कि उसके बाद लगभग 10वीं सदी के बाद से, उसके 150-200 साल के बाद क्या होना शुरू हुआ है, इस्लाम का आगमन शुरू हो गया है। तो इस्लाम के आगमन से भी बहुत सारी राजनीति जो है बदली है, बहुत सारा परिवेश बदला है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ये क्या है, युद्धों का समय है, ठीक है? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित सत्ता, या जो भारत की एकदम जो सेंट्रल पावर थी, इसका मतलब संगठित सत्ता का पतन हो गया। यानी जो केंद्रीय सत्ता थी, संगठित सत्ता कहें या केंद्रीय सत्ता, का पतन हो गया, तथा छोटे-छोटे राजपूत राज्यों का उदय हुआ। छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ, ठीक है? इस कारण इस कारण इस कारण युद्ध होते चले गए, ठीक है ना? तो आपस में भी लड़ते थे, बाहर वालों से भी लड़ते थे, तो कुल मिलाकर के केवल लड़ना-झगड़ना ही इस समय का मुख्य काम था। तो इस कारण अनेक युद्ध होते चले गए, ठीक है? और इस वजह से क्या हो गए, चले गए, तथा अंत में ये सभी राज्य, जब आप आदिकाल की अंत देखते हैं, तो अंत में ये सभी राज्य क्या हो गए थे? सभी राज्य विशाल इस्लाम साम्राज्य, विशाल इस्लाम साम साम्राज्य में समा गए, है कि नहीं? यही तो हुआ कि शुरू में लड़ते थे, बाद में जो है इस्लाम का एकाधिकार हो गया, तो फिर वो उसमें समा गए, ठीक है? तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक दृष्टि से केवल युद्धों का समय है। इसका मतलब हिंदी, इस काल का समस्त हिंदी साहित्य जो है आक्रमण और युद्धों का प्रतिफल है। आक्रमण और युद्ध युद्ध से पनपी हुई, ऐसा लिख सकते हैं, युद्ध से
पनपी हुई मनः स्थितियों का चित्रण है, ऐसे लिख सकते हैं। स्थितियों का चित्रण है। देखिए, जब आस-पास बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे होते हैं ना, तो फिर 2-3 तरह के माइंडसेट डेवलप होते हैं, ठीक है? आदिकाल में भी यही हुआ। 2-3 तरह के माइंडसेट डेवलप हुए। इसमें से कुछ लोग होते हैं जो बहुत पसंद करते हैं, युद्ध हो रहा होता है तो बहुत मज़ा आता है उन लोगों को, ठीक है? तो कुछ कवि क्या थे, जिन्होंने क्या किया, युद्ध को जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया, ठीक है? आप कुल मिलाकर के कह 2-3 तरह के, अब युद्ध हो रहा है, तो 2-3 तरह के माइंडसेट डेवलप होते हैं, ठीक है? युद्ध को सेलिब्रेट करने वाले, वीरता की कविताएँ लिख दी, वो कर दिया। दूसरे जो है युद्ध से परेशान लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, युद्ध की तुलना में जो है शांति की अपेक्षा करते हैं और उस समय शांति की अपेक्षा करने वाला जो है किसकी शरण में जाता है, वो धर्म की शरण में जाता है। तो इस वजह से जो है धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा जो है इस समय पे डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है? और तीसरी जो चीज़ है, तीसरा चीज़ है, इसको आप कह सकते हैं जो थोड़ा-सा सामंती वर्ग होता है, वो किसकी तरफ जाता है, विलासिता की तरफ जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखेंगे कि जो आपका आदिकाल है, आदिकाल 3 प्रकार की कविताओं का ही संग्रह है। या तो युद्ध का वर्णन की कविताएँ कि महाराज जी ने मारा, भाला फेंका और 50 लोग मर गए। इस तरह की जो है सेलिब्रेशन, वीर गाथा, वीर काल नहीं है, वीर गाथा काल है, ठीक है? ये शब्द संकेत आप जो ज़रूर समझिएगा कि किसी ने कहा कि ये वीर काल है। शुक्ल जी ने वीर काल नहीं कहा है, वीर गाथा काल कहा है कि वीर हुए हों ना हुए हों, उनकी गाथाएँ खूब मिलती हैं, ठीक है? तो ये भी संकेत है अपने आप में, ठीक? तो उनको सेलिब्रेट करने वाले, दूसरी तरफ धर्म की जो है तरफ चले गए, सिद्धनाथ जैन की तरफ चले गए, है ना? साधना और इन सारी चीज़ों की तरफ। तीसरा जो है विलासितापूर्ण उसकी तरफ चले गए, ठीक है? कि कुछ रसिकता मिले, कुछ श्रृंगारिकता मिले, तो जो है राधा कृष्ण का श्रृंगारिक रूप लेकर के विद्यापति की एक परंपरा शुरू हुई, जो आगे चल कर के कृष्ण भक्ति की परंपरा आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो इन्हीं मनस्थितियों से जो है जो आदिकाल का साहित्य है वो पनपा था, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे आप कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है? चलिए अगला जो है, अगली है आपकी धार्मिक परिस्थितियाँ, ठीक है? और धार्मिक परिस्थितियों में क्या हुआ है, दूसरा लिखेंगे आप धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक दृष्टि से ये अगेन वही सब, भक्तिकाल नहीं आया है और इन्हीं परिस्थितियों में छुपा हुआ है भक्तिकाल। क्यों आया और भक्तिकाल कैसे आया? क्यों भक्तिकाल स्वर्ण युग है? क्यों भक्तिकाल की कविता जो है वो इतनी जीवंत है? क्योंकि जीवंतता तब आती है जब उससे पहले क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है दबी कुचली हुई मानसिकताएँ पनपी। तो लिखेंगे आप धार्मिक परिस्थितियाँ, ठीक है? को हाइड कर देना पड़ेगा अपने आप, ठीक है? धार्मिक परिस्थितियाँ, देखिए, ये क्या है, कहीं न कहीं ये भी धार्मिक दृष्टि से लड़ाइयों का ही समय है, ठीक है? इस समय पे क्या हुआ था कि जो आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था, ठीक-ठाक पतन हो चुका था, ठीक है? अब कौन-सा वाला बौद्ध धर्म? जो आपका वो वाला महायान वाला, सॉरी हीनयान वाला बौद्ध धर्म था। ये तो वज्रयान शाखा है, जो आपकी महायान के अंदर आती है। लेकिन जो वो वाला बौद्ध धर्म है ना, वो जो है उसका कहीं न कहीं पतन हो चुका था, ठीक है? वेन-सांग ने भी अपनी यात्रा में यही देखा कि दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का कोई क्रेज़ नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाएँ पैदा हो चुकी हैं और इसके अलावा क्या हुआ, वैष्णव मत इस समय पे फैला नहीं था। वैष्णव मत समझते हैं आप? वैष्णव मत कौन-सा है? जो आगे चल कर के वैष्णव परंपराएँ आई ना, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सारी परंपराएँ अभी आया नहीं है। वैष्णव मत अभी आया नहीं है, बौद्ध धर्म का पतन हो चुका है। इसका मतलब 2 चीज़ें जो है ज़्यादातर परंपराएँ आपको देखने को मिलती हैं आदिकाल में। एक तो शैव मत हिंदू धर्म में और दूसरा जैन धर्म का। दूसरी तरफ जैन धर्म, एक तरफ शैव मत। तो धार्मिक परिस्थितियों में ये दोनों चीज़ें जो हैं चल रही हैं आपस में, ठीक है? एक तरफ शैव मत, एक तरफ जैन धर्म। तो ये 2 ही परिस्थितियों में जो है आपका आदिकाल चला है शुरू में, ठीक है? हर्षवर्धन के बाद। तो आप ये लिख सकते हैं कि इस समय इस समय जैन एवं शैव मत का
अधिक प्रभाव था? प्रभाव था, ठीक है। जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म वाले किसमें? तंत्र मंत्र की साधना में लग चुके थे, ठीक है। बौद्ध जो है तंत्र साधना एवं अन्य विकृति से ग्रस्त था। अन्य से ग्रस्त थे। और जो बौद्धों के वो थे ना, मठ थे, बौद्धों के मठों की जो ये विकृतियां थी, ये आगे चल करके हिंदू मंदिरों में भी आ गई, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि बौद्ध मठों की विकृतियां, मांस, मदिरा, व्यभिचार इत्यादि जो विकृतियां थी, वो बौद्ध मठों से हिंदू मंदिरों में भी आ चुकी थी। तो बौद्ध मठों की विकृतियां हिंदू मंदिरों में भी प्रवेश हो चुकी थी, हिंदू मंदिरों में भी आ चुकी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के इसमें एक और चीज हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धर्म अपने मूल तत्व को धारण किए हुए नहीं था। यानी कि जो अच्छी बातें धर्म के अंदर होनी चाहिए थी, जिसके लिए धर्म होता है, उसमें से कुछ भी नहीं था। कोई भी धर्म अपने मूल तत्व को लिए हुए नहीं था, ठीक है। सबके अंदर जो है समस्याएं थी, हुए नहीं था। और दूसरी तरफ अब क्या हो चुका है, यहाँ पर एक विशाल इस्लामी संस्कृति आ चुकी है। धार्मिक परिस्थितियों में ये वाली चीज भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो धार्मिक अशांति के इस दौर में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी हो चुका था। इस दौर में एक बाहरी धर्म, तो समय तो बाहरी ही था, इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। तो जब भी कोई बाहरी चीज आती है ना, तो उस समय क्या होता है, हो चुका था, ठीक है। और इस समय पे भारत का क्योंकि इस्लाम से परिचय नहीं था, अपरिचय की स्थिति थी, तो इसी अपरिचय की स्थिति में क्या होता है, जब भी अपरिचय होता है तो एक दूसरे के सामने क्या है, कंफ्यूज स्टेट में है, एक दूसरे पे भरोसा कम है, समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लोग हैं, ये दूसरा वाला कह रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं। तो एक अपरिचय की स्थिति में ये दोनों बड़ी संस्कृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो चुकी थी आदिकाल की परिस्थितियों में, धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है आपकी धार्मिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां हमने समझी। मुझे लगता है थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। और बाकी हम करेंगे कल की क्लास में, जो आपकी 2 परिस्थितियाँ रह गई आपकी, उनको जो है सांस्कृतिक और एक और रह गई सामाजिक परिस्थितियाँ, उसको भी हम कहीं न कहीं इसमें कल इंक्लूड करेंगे शुरू के 10-15 मिनट में। उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। फिर सिद्धों का जो है अंदर से हम साहित्य पढ़ना शुरू कर देंगे, सिद्धनाथ जैन, वो जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।